हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं यहाँ पे मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए मैथ से एप्टीट्यूड की क्लास ले रहा हूँ। और इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज का टॉपिक कवर कर लिया है और आप मेरे पिछले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे आपको, तो कृपया उन दोनों टॉपिक को भी आप कवर कर लीजिए। तो चलिए प्रॉफिट लॉस शुरू करते हैं। प्रॉफिट या लॉस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ हानि। ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता दीजिए या फिर से सर्च कर लीजिए। बाकी जो भी फंडामेंटल्स हैं इसमें आपको जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ विशेष जो इसके टर्म्स हैं, कुछ विशेष टर्म्स हम लोग देख लेंगे। जैसे सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या हम लोग इसको लिखते हैं सीपी। ठीक है, या हिंदी में इसे कहते हैं क्रय मूल्य। देखिए, अगर आपने परसेंटेज का टॉपिक कवर नहीं किया है तो उसे आप पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक जो है समझ में आएगा। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये परसेंटेज का ही टॉपिक है। ऐसा आप कह सकते हैं कि परसेंटेज का एक एप्लीकेशन है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है या वह प्राइस होता है जिस पे कोई वस्तु जो है खरीदी जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बाज़ार गए, आपको कुछ भी लेने, सेब लेने हैं आपको। मान लीजिए सेब 100 रुपये दर्जन है या 100 रुपये का किलो है। ठीक है, तो जो 100 रुपये है वो क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, जिस पे आप वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसे हम लोग एसपी से डिनोट करेंगे। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब क्या है? विक्रय मूल्य। मतलब यह वह मूल्य होगा या वह प्राइस जिस पे हम लोग वस्तुओं को बेचेंगे। ठीक है, मतलब जिस पे हम लोग वस्तुओं को बेचते हैं वह इसका विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से तीसरा हम लोग देखते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य या फिर इसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस या फिर इसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे? एमपी से। मार्क्ड प्राइस मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट है या कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट है, उस पर एक मार्क प्राइस लिखा होता है, जिसे हम लोग क्या और जैसे देखते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, ऐसा लिखा होता है ना, जैसे कि 20 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु की जो मार्क प्राइस है मतलब 20 रुपये है। हो सकता है कि दुकानदार हमें उसे थोड़े सस्ते में दे दे, जैसे उनसे 18 रुपये में हम खरीद सकते हैं। अगर दुकान वाला चाहे, अगर उसे पड़ रहा होगा तो उसे 18 रुपये में बेच सकता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस जो होता है या एमपी जो अंकित मूल्य जो होता है वह प्राइस होता है जो कि किसी वस्तु पे अंकित होता है। ठीक है, मतलब उस पर छपा हुआ होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मार्क प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, मार्क प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर हो भी सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, मतलब मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो कि वस्तु पर छपा होता है, जिस पे कंपनी उस पर छाप के बेचती है कि इतना ही इसका मार्क प्राइस है। ठीक है, हो सकता है कि हमको वो वस्तु उस मार्क प्राइस से कम दाम पे भी मिल सकती है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। चौथा, कई जगह हम लोग देखते हैं प्रॉफिट या लाभ। प्रॉफिट परसेंटेज बोल सकते हैं या लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है? या प्रॉफिट बोल सकते हैं सिंपल हम लोग। प्रॉफिट क्या होगा? जब हम लोग कम दाम पे ख़रीदें और उसको ज़्यादा दाम पे बेच दें। ठीक है, जैसे हमने कोई बिस्किट का पैकेट 10 रुपये में ख़रीदा, उसको हमने 12 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 12 रुपये। आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग उसको 10 रुपये में ख़रीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं? 12 रुपये में। मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का। ठीक है, तो ये जो 2 रुपये है ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्या बोल सकते हैं हम लोग? लॉस या हानि।
हानि क्या होता है कि अगर आप क्या है ज़्यादा कीमत पे ख़रीदें और उसको क्या है सस्ते दाम पे बेच दें। जैसे मान लीजिए हमने 10 रुपये में ख़रीदा, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का कितना था 10 रुपये, और उसको हमने बेचा कितने में 5 रुपये में, ठीक है। तो आपको सीधा सा दिख रहा है कि हमने इसे ज़्यादा दाम में ख़रीदा था लेकिन कम दाम में बेच दिया, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस जो था, क्रय मूल्य जो था वो ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य जो है उसका कम है, ठीक है। तो अगर हम लोग ज़्यादा दाम पे ख़रीदें और कम दाम पे बेच दें तो हमें हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे हानि कितनी हो जाएगी 5 रुपये की, ठीक है। इसके बाद कई बार आप देखते होंगे डिस्काउंट लिखा हुआ होता है या फिर छूट, डिस्काउंट या छूट। जैसे कई बार आप जब दुकान में जाते हैं आप देखते हैं कि किसी वस्तु का जो मूल्य है, जैसे आपने कोई मोबाइल देखा, उसका मूल्य मान लीजिए 12,000 रुपये है, 12,500 रुपये है, ठीक है। और 12,500 रुपये उसका मूल्य है, लेकिन दुकान वाला आपको सिर्फ उसे 12,000 रुपये में दे रहा है, ठीक है। मतलब आप उसको 12,000 रुपये में ख़रीद सकते हैं। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 500 रुपये जो दुकान वाला छोड़ रहा है, ये क्या कहलाता है डिस्काउंट, ठीक है। मतलब डिस्काउंट हमेशा किस पे देखते हैं हम लोग, MRP पे, या जो अंकित मूल्य होता है मार्केट प्राइस उस पर देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके, जो कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए मेरे मैथ्स पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग है मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम फॉर्मूले आपको रटाए जाएँ, क्योंकि फॉर्मूले जो होते हैं हमको एग्ज़ाम में याद नहीं आते, इसके बाद हमसे क्वेश्चन हल नहीं हो पाते, ठीक है। इसलिए ना के बराबर फॉर्मूले में आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे आपको मैं कुछ बातें बताया था, जैसे कि सबसे पहले तो क्या है कि हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस हो चाहे मतलब प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे, CP पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस कितना है 120 रुपये है, 120 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब आपने कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा। तो यहाँ पे आपको सीधी सी बात पता चल जाती है कि आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कम में ख़रीदा है और ज़्यादा में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और अगर प्रतिशत निकालना है तो इन दोनों का फ़र्क देख लेंगे हम लोग, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 है। आपने 100 रुपये में ख़रीदा था और 120 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो 20 रुपये, मतलब जो भी प्रॉफिट है यहाँ पे 20 रुपये का है। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि चाहे आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप लॉस परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो, हमेशा किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हमेशा बेस होगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे 100 रुपये है, और क्योंकि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से 100 कट गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस आपका 20 रुपये है, 80 रुपये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है, मतलब आपने जितने में ख़रीदा वो मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य, और आपका जो विक्रय मूल्य है या सेलिंग प्राइस है वो कम है, मतलब आपने ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेच दिया। तो आपको सीधा सा परसेंट पता है यहाँ पे चल रहा है कि आपका लॉस यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आपने ज़्यादा में ख़रीदा है और आप कम में बेच रहे हैं, तो आपको लॉस होगा या आपको हानि होगी। और अगर उसे परसेंटेज निकालना है तो इन दोनों का हम लोग डिफरेंस देख लेंगे, 100 में 80 माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे 20 रुपये, हम लोग को 20 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। और हम लोग को अगर प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि चाहे हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो चाहे लॉस परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो, हमेशा ही किस पे कर रहे होंगे हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे कर रहे होंगे। मतलब कि कॉस्ट प्राइस हमेशा आधार में आएगा, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 100 रुपये है, ठीक है। और हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये से 100 से ये 100 कट गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 20% की आपको हानि हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि आपको जब भी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको CP और SP को देखना है कि कौन बड़ा है। अगर CP बड़ा है, सेलिंग प्राइस कम है, जैसे CP बड़ा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको हानि हो रही होगी, तो आपका हानि परसेंटेज निकल जाएगा। और आपका अगर CP छोटा होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, तो आपका जो है प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। बेस में हमेशा कौन आएगा, हमेशा बेस में कौन आएगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। और चूँकि परसेंटेज निकालना है तो × 100 कर देंगे, ठीक। चलिए बहुत आसान था।
अब हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट या छूट। डिस्काउंट या छूट हमेशा जैसे सेम ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट है। तो डिस्काउंट या छूट हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो जब भी आपसे डिस्काउंट की बात हो रही होगी तो आपको मार्क प्राइस के बारे में बात करनी होगी। मार्क प्राइस मतलब मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, ठीक है। तो हमेशा मार्क प्राइस किस पे निकलेगा, अंकित मूल्य पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्क प्राइस था कितना, 120 रुपये, ठीक है। सेल और कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, मतलब जिससे हम लोग खरीद रहे हैं उसको, ये मान लीजिए 100 रुपये, मतलब दुकानदार ने कितने की छूट दी। अब हमसे ये पूछता है कि दुकानदार ने कितने की छूट दी, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस किसके लिए, हमारे लिए है, और सेलिंग प्राइस किसके लिए हो जाएगा, यही दुकानदार के लिए हो जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य दुकानदार ने 120 रुपये अंकित करके रखा है, मतलब उस पर 120 रुपये प्रिंटेड मूल्य है, ठीक है। अब उसे वह 100 रुपये में बेचता है, मतलब उसके लिए तो वो सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है, लेकिन वो हमारे लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा। तो आप इसे एसपी या सीपी जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, ठीक है। हमको पता करना है कि यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का भी वही तरीका है, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 का है। और मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे, मार्केट प्राइस पे, या जो भी अंकित मूल्य रहेगा उस पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपये, तो हमेशा वो बेस में आएगा, इनटू परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 20 छक 120, ये 100/6 मतलब 16.66%, ठीक है। तो यहाँ पे 16.66% का उसने डिस्काउंट दिया। अब ये सोच रहे होंगे आप, मैं डायरेक्ट 16.66% कैसे लिख दिया, तो मैंने आपको पहले ही वैल्यूज़ बता रखे हैं कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 की वैल्यू होती है 16.66%, अगर परसेंटेज में लिख रहे हैं तो, ठीक है। ये आपको जो है परसेंटेज के चैप्टर में आपको मैंने बताया था। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिए, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको है चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखिए मैं बहुत इजी सवाल, बहुत आसान सवाल ले रहा हूँ इस समय पे, ठीक है, ताकि आपका जो है बेसिक क्लियर हो पाए। इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार जो है बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है व्यापम के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप पटवारी वगैरह और आपने अभी पीएससी भी दिया होगा, उसमें भी आपने देखा होगा परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये जो है वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, वीडियो सीरीज़, देखिए पूरे व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक, या फिर पीएससी का जो सी साइड का पेपर होता है उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आप जो है सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इवन आप इससे जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे आरआरबी, एनटीपीसी या फिर एसएससी, इन सब के लिए जो है वीडियो जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देख रहे हैं, देखिए आपको जो है अगर क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है परफेक्ट, तो है मैं क्वेश्चंस को पढ़ दे रहा हूँ, आप मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 7% की हानि होती है। मतलब उसने 651 रुपये में एक वस्तु को बेचा तो दुकानदार को 7% की हानि हो रही है, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उससे जो है सीपी पूछा है, ठीक है। और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, ठीक है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दुकानदार को 7% की हानि होती है। मतलब कि अगर वो 100 रुपये में कुछ सामान को ख़रीदता है और उसको जो है 93 रुपये में अगर बेचेगा, तभी तो उसको 7% की हानि होगी। सिंपल सी बात है कि अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 रुपये मान लिए, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को लगभग आपको हर क्वेश्चन में 100 रुपये ही मान के चलना है। ऐसा आप मतलब मन में रखिए। कुछ एक क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा फ़र्क आएगा नज़र, नहीं तो आपको जो है कॉस्ट प्राइस लगभग हर जगह पे 100 मान के चलना है, ठीक, जहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान लेते हैं तो सेलिंग प्राइस 93 हो जाएगा। 93 कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है 7% की हानि हो रही है, ठीक है। 7% की हानि हो रही है मतलब आपका क्रय मूल्य जो है ज़्यादा रहा होगा और सेलिंग प्राइस 7 रुपये मतलब 7% कम रहा होगा। तो जो है 100 में से हम लोग 7 माइनस कर दिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 93। लेकिन ये तो हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी 93 किसके बराबर दिया है, 93 दिया है किसके बराबर, 651 के बराबर,
मतलब इसने जो है एक्चुअल जो उसने सेलिंग प्राइस दे रखी है, ठीक है। अगर 93,651 के बराबर है, मतलब 93 जो है ये किसके बराबर है, 651 के बराबर, तो 100 किसके बराबर होगा, यही हमें निकालना है, ठीक है। तो 93 अगर 651 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, तो ये 93 अगर 651 के बराबर है तो 100 जो है 651/93 इंटू 100। अब ये मैंने कैसे किया, ये जो मेथड है, ये मेथड मैं आपको जो है परसेंटेज की टॉपिक में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग जो है ये मल्टीप्लाई ये वगैरह जो है कैसे करते हैं, ठीक है। तो 93 651 के बराबर है तो 100 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 100 कितना हो गया, 700, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को CP कॉस्ट प्राइस जो पता चल गया, ठीक है। यही आपका आंसर है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक मोबाइल जो है 1200 रुपये में ख़रीदा तथा 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। देखिए यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात क्या है वो ये है कि उसने जितने में ख़रीदा आप इसको कॉस्ट प्राइस नहीं मान सकते, क्योंकि उसने जो है 200 रुपये और इन्वेस्ट किए हैं उसकी मरम्मत पे, ठीक है। तो 200 रुपये अगर उसने अलग से और खर्च किए उसके मरम्मत पे, मतलब वो तो उसको कॉस्ट प्राइस ही पड़ा, मतलब उसको क्रय मूल्य ही पड़ा, समझ रहे हैं, क्योंकि वो पैसे उसने खर्च किए हैं, ठीक है। जो हम लोग पैसे खर्च करते हैं उसी को तो हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल CP जो हो जाएगा या कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1200 प्लस 200, मतलब इसने टोटल जो है CP एक्चुअल जो CP है वो कितना है, 1400 रुपये है, ठीक है। या कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य उसका हो गया, और इसने बोल रहा है बाद में उसने उस मोबाइल को 1680 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1680 रुपये, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे पता, यहाँ पे क्या पूछा है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे नहीं बताया कि उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, लेकिन हमें देख के समझ में आ रहा है कि उसे यहाँ पे लाभ हो रहा है। कैसे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस 1400 रुपये है और सेलिंग प्राइस 1680 रुपये है। अगर आपने 1400 रुपये में कोई सामान खरीदा है और उसको 1680 रुपये में बेच दिया है तो सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे हम लोग। अभी जैसे आपको मैंने पहले बताया था, दोनों का फ़र्क या डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1400 माइनस 1680, तो आपका आ जाएगा 280 रुपये, ठीक है। अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज जो भी परसेंट निकाल, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, वो हमेशा किस पे निकाला जाता है, CP पे। तो CP कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और चूँकि परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 कर देते हैं, तो इससे 200 कट गया और ये हो गया 14 दूना 28, ठीक है। तो आपको जो है 20% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, ठीक है। मतलब हम लोग को क्या दिया है, मार्क प्राइस, ठीक है। ये कितना 150 रुपये है तथा दुकानदार 20% की छूट देता है, ठीक है। तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। हम लोग को कितना दिया अंकित मूल्य, 150 रुपये, ठीक। दुकानदार 20% की छूट दे रहा है, ठीक है। 20% की छूट दे रहा है, मतलब इस 150 का हम लोग को 20% छूट मिल जा रहा है, ठीक है। तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपका 20% निकाल के इसके साथ माइनस कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट 150 का 80% निकाल लीजिए, वही उसका विक्रय मूल्य होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो 100% है वो तो 150 है, ठीक है। मतलब टोटल जो इसका अंकित मूल्य जो इसका 100% है वो 150 रुपये है, ठीक है। दुकानदार इसमें 20% की छूट दे रहा है, ठीक। 20% की अगर छूट दे रहा है तो या तो आप इसका 20% निकाल लीजिए और 150 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको जो है इसका विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिए कि आप डायरेक्ट इसका 80% निकाल लीजिए, तो जो 80% मतलब 150 का 80% जो होगा वही तो इसका विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि 20% तो छूट ऑलरेडी उसने दे चुका है, ठीक है। देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 150 है उसमें से कितना माइनस कर देंगे हम लोग, 150 का 20% मतलब 1/5। हम लोग पहले देख चुके हैं परसेंटेज क्लास में कि 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, तो 5 दिए 15 हो गया, ठीक। तो कितना आ गया, 120 रुपये, ये आंसर हो गया। या फिर दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है, आप 150 का डायरेक्ट 80% निकाल लीजिए। 80% कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 80% को 4/5 लिख सकते हैं, ठीक। तो हो गया 5 दिए 15, तो यह हो गया 120। दोनों ही मेथड से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उस पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है जबकि वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हम लोग को पता करना है कि फाइनल उसका सेलिंग प्राइस कितना था यदि वह जो है 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। देखिए, क्रमागत छूट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु की कोई मार्क प्राइस है, ठीक है, इस पर एक बार छूट दे दीजिए, मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, एक बार इसने छूट दिया 20% का, मान लीजिए, अब हम लोग अभी एग्जांपल देख रहे हैं, मान लीजिए 20% का छूट दिया, तो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 80। कैसे 80 हो गया, हम लोगों ने 100 जो है इसमें से 100 का 20% माइनस कर दिया तो कितना आ गया 80। ठीक है, अब इस 80 पे फिर से इसने मतलब 20% की छूट दी, मतलब ये जो 80 था इस पर फिर से 20% की छूट दी, तो फिर से 80 में से फिर हम लोग 80 का 20% माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 64 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी मार्क प्राइस है उस पर एक बार छूट दो 20%, फिर आपको जो भी मिलेगा, फिर जो मिलता है उस पर फिर से 20%। ठीक है, इस प्रकार से वो एक बार में नहीं देता है, वो 2 बार में देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, एक फॉर्मूला है यहाँ पे छोटा सा, अगर आप उस फॉर्मूले को याद करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, फाइनल जो है परसेंटेज छूट या फाइनल परसेंट डिस्काउंट, ये हो जाएगा पहला प्रतिशत डिस्काउंट प्लस दूसरा प्रतिशत डिस्काउंट माइनस पहला इंटू दूसरा बटा 100। एक्चुअली ये फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं पिछले परसेंटेज की क्लास में। ठीक है, तो इसमें जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपये था, ठीक है, अभी कितना आया था 64 आया था, ध्यान रखिएगा 100 रुपये था। ठीक है, अब 100 रुपये में से हम लोग 20% छूट पहले दिए, उसी प्रकार से 20% छूट दोबारा दिए, इसी प्रकार से ये 20 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, तो 20 चौके 80 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया। ठीक है, तो 20 20 40 माइनस 5 तो कितना हो गया 35। ठीक है, तो 100 का 35% निकाल लेंगे हम लोग तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके 2 फॉर्मूले बन जाते हैं यहाँ पे, लेकिन जो है मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपको नहीं रटा रहा हूँ, इस कारण से मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उस वस्तु पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है जबकि वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस कितना था 80 रुपये। ठीक, ये 80 रुपये अंकित मूल्य था। अब इस पर कितना परसेंट मतलब छूट दे रहा है, ये 5% माइनस 5% छूट दे रहा है। तो अगर 80 है, इस पर 5% छूट दे देगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 माइनस 80 का जो 5% है, 80 का 5% मतलब 1/20। मैंने आपको बता चुका हूँ कि 5% को हम लोग 1/20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/20 तो 20 चौके 80, तो कितना आ गया 80 माइनस 4 मतलब 76। ठीक, ये तो पहली बार हुआ। अब इसी पे दोबारा फिर 5% छूट दे रहा है। देखिए, उस वस्तु पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। ठीक है, तो अब इस पर फिर से 5% की छूट, ठीक है, फिर से 5% की छूट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा फिर 76 माइनस 76 का 5%, 5% या डायरेक्ट हम लोग इसको ले सकते हैं 1/20। तो कितना हो गया, 2 से काटेंगे 2 दाम 10, 2 तिया 6, 1 2 8 16, या तो 76 माइनस 3.8। ठीक है, या फिर हम लोग कैसे माइनस कर सकते हैं 76.0 और 3.8, 10 में 8 2, यहाँ पे 5 में 3 2 और ये 7, तो कितना आ गया हम लोग का फाइनल 72.20 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया इसका फाइनल विक्रय मूल्य। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या था हम लोग के पास, दूसरा तरीका क्या था, देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, x प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब जहाँ पे बढ़ता है वहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, जहाँ पे घटता है वहाँ पे हम लोग नेगेटिव लेते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या छूट क्या होता है, एक्चुअली घट रहा है। छूट मतलब क्या है, जो भी उसका अंकित मूल्य था वो घट रहा है, तो हमेशा हम लोग छूट किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो पहले 5% माइनस 5, फिर से 5% माइनस 5, फिर यहाँ पे प्लस और ये -5 इंटू -5 अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -5 माइनस का 10 और 5 5
प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 बचे 25 बटा 100, या फिर से लिख सकते हैं -10 प्लस 0.25, ठीक है, या फिर से लिख सकते हैं -9.75। ये देखिए माइनस कुछ नहीं है, माइनस हम लोग को नहीं लगाना। माइनस का मतलब क्या है कि ये छूट है, ठीक है, मतलब जो फाइनल हम लोग को जो छूट का परसेंटेज निकालना है, फाइनल छूट परसेंट जो है ये निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो फाइनल छूट परसेंट कितना आ गया, -9.75%, ठीक है। तो -9.75% मतलब कि जो 80 रुपये था इसका 9.75% हम लोग अगर माइनस कर दें 80 में से, ठीक है, तो हम लोग को जो है फाइनल विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। लेकिन इतना जो है कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि आप जो पहला मेथड जो मैंने आपको बताया आप उस पर चलें, ठीक है, वो ज़्यादा आसान है। दूसरा क्या है कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, ठीक है, आपको यहाँ पे प्लस माइनस का दिक्कत भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो भी उसका अंकित मूल्य है उसमें एक बार 5% माइनस करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से जो आता है उसमें से फिर 5% माइनस करा दीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा आसान तरीका है। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, ठीक है, किसी वस्तु का जो सीपी है या क्रय मूल्य है उसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि अक्सर जो है व्यापम के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी वस्तु का सीपी जो है 20% है, मतलब सीपी पे 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत दिया है या प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक। अब हम लोग के देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो सीपी मान लीजिए हम लोग सीपी जैसे मान के चल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 100, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब उसका सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस 120 होना चाहिए, तभी तो 20% का लाभ होगा। मतलब उसका क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य 120 होगा, तभी तो उसको जो है लाभ जो है 20% का होगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ निकल के आ रहा है 20%, ठीक है। अब हम लोग से क्या कह रहा है कि उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था कि जब भी हम लोग प्रॉफिट परसेंट या जो है लॉस परसेंट ज्ञात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, बेस में हमेशा सेलिंग प्राइस आता है, मतलब हम लोग सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को स्पेशली क्या बोल के रखा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब कि हम लोग को सेलिंग प्राइस पे निकालना है, तो सेलिंग प्राइस इस बार नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 20, और हम क्योंकि यहाँ पे स्पेशली बोल दिया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य हम लोग को पता है कितना है 120, ठीक है, प्रतिशत निकाल लेंगे इसका, तो 20 छक 120, तो कितना आ गया 1/6 × 100, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 16.66%, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए मैं डायरेक्ट 16.66 कैसे लिख ले रहा हूँ, इसके पीछे क्या है कि आपको प्रतिशत का जो मैंने क्लास पहले मतलब जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि 1/6 का डायरेक्ट मैं वहाँ पे 16.66 कैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सवाल में भी कुछ दम नहीं है, लेकिन क्या है आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। इस सवाल को डायरेक्ट आप जैसा लिखा है वैसा ही आप क्या है सॉल्यूशन में लिख देंगे। किस तरीके से, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब कि यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, क्रय मूल्य, ठीक है, 40 वस्तुओं का सीपी जो है 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य या सीपी 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखिए जो मैंने सवाल में लिखा था उसी को सवाल में इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। अब आपको भी मैंने क्या बताया था कि जब भी आप प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालते हैं तो ये दोनों का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपको लाभ प्रतिशत निकालना रहता है तो वहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस जो होता है बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तभी तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे सेलिंग प्राइस अगर 120 है और कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, ठीक है, तभी तो आपको 20% का लाभ होगा। समझ रहे हैं बात को, मतलब कम में खरीद रहे हैं, कॉस्ट प्राइस आपका कम है और बेच आप ज़्यादा में रहे हैं, मतलब 120 रुपये में बेच रहे हैं, तभी आपको लाभ होगा, ठीक है।
तो असली में जो मैं आपको बताया था उसका फॉर्मूला है क्या है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और प्रतिशत निकालना है तो 100, ये फार्मूला ही है। या फार्मूला को मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस रख देना है और नीचे पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल आता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग 25 को इस साइड ले जाएंगे और CP को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो 40/25 और यहाँ पे SP अपॉन CP, ठीक है। अब जो हर है इसको माइनस कर देंगे दोनों में, ठीक है। इसी तरह 40 में 25 माइनस कर दिए अपॉन 25 और यहाँ SP में नीचे वाले को माइनस कर दिए CP/CP, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, हर को माइनस कर दिया बस, ठीक है, दोनों में। इससे हम लोग को क्या मिल जा रहा है एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये जो है क्या है, ये फॉर्मूला बन जा रहा है, ठीक है। और अगर प्रतिशत निकालना है तो दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, तो ये तो एक्चुअली में क्या है, प्रतिशत लाभ, ठीक है। इसको हम लोग प्रतिशत लाभ लिख सकते हैं और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 - 25 15/25 इंटू 100, ठीक है। 5 दिए 15 और 5 बचे 25, कितना आ गया 3/5 इंटू 100। अब मैंने आपको बताया था 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, तो 3/5 की वैल्यू 20 इंटू 3 मतलब कि 60%। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर 60%, ये आपका प्रतिशत लाभ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरे लेक्चर वीडियो समझ में आ रहे होंगे और मेरे हल करने का तरीका जो है सवाल को आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए सबसे शॉर्टेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपका जो है एग्ज़ाम में सवाल करने में जो है आपका समय बच सके, ठीक है। और मैं चीज़ों को बिल्कुल आपको जो है समझाता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है सवाल करने में, ठीक। लेकिन जब आप कर रहे होंगे तो ये बहुत ही मतलब कम समय में विदिन 10 या 15 सेकेंड या 20 सेकेंड में आपके सवाल जो है हो जा रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसका शायद एक आध वीडियो और आएगा, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।